नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने आज आदिवासी क्षेत्रों में रैली की। 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी इलाकों में अपने समीकरण बैठाने के लिए, वोटों को लुभाने के लिए दोनों नेताओं ने आज भरसक प्रयास किया। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को है और इसी दिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी मतदान होगा। इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में करप्शन पहचान था, गरीबों का काफी नुकसान होता था। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो, 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। और जब डायरेक्ट पैसा जाता है तो एक भी पैसा कांग्रेस लूट नहीं पाई। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो ये कांग्रेस गरीबों के, ये जो 34 लाख करोड़ है ना, और राजीव गांधी वाला अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेते। 34 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ गायब हो जाते। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए? साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे
तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। 90 अफसर देश को चलाते हैं, एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। ये लड़ाई है, ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर हैरान है। घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की बातों को दोहराया गया है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के घोषणा पत्र जब से जिसमें भागीदारी और न्याय की जो बात कही गई है उस पर लगातार उनका यही एक हमला बन गया है कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। और सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र में अब महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की जो गुत्थी है अभी तक सुलझती दिखाई नहीं पड़ रही है। महायुति में सतारा, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दक्षिण मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। जबकि महाविकास अघाड़ी में सतारा, जालना, माधा, रावेर, उत्तर मुंबई सीट पर गतिरोध जारी है। इसके अलावा एमबीए में 2 घोषित सीटें भिवांडी और सांगली पर भी विवाद है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि खड़गे इन दोनों सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे अघाड़े में कोई भी बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है, खिंचतानी चल रही है। बहुत से जो सिटिंग एमपी थे शिंदे गुट के, उनकी उम्मीदवारी कट गई है। बहुत सी बातें हैं। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसे लेकर हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे। वहीं लंदन में कानून की पढ़ाई छोड़कर इकरा हसन कैराना से चुनावी मैदान में उतर गई।
समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने एनडीटीवी के साथ बातचीत की और कहा कि बीजेपी इस बार नाहिद हसन और हिंदू पलायन को मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही। कैराना लोकसभा सीट पर एक बड़ा दिलचस्प सियासी मुकाबला है। यहाँ पर निवर्तमान जो बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार इकरा हसन हैं, जो कि मुनव्वर हसन यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं। उनकी ये बेटी हैं। लंदन में आपने पढ़ाई की और फिर लंदन की पढ़ाई छोड़कर आप सियासत में आ गई। जी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही थी जब आना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से मैं सक्रिय रूप से 2 साल से राजनीति में हूँ, तो अब इच्छा भी है, मन भी है और उम्मीद भी दिख रही है, तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, कैराना का जब जिक्र आता है, पिछली बार हमने विधानसभा में देखा था कि काफ़ी जो है वो हिंदुओं के पलायन का यहाँ पर मुद्दा उठाया बीजेपी ने। आपके जो भाई है नाहिद हसन, उनके बारे में तमाम सारी बातें कही गई। किस तरीके से आप देखते हैं कि ये सारे कोई मुद्दे हैं इस वक्त? नहीं, इस बार देखिए 17 में पहली बार पलायन का इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था और 17 में भी ये हारे थे, फिर 22 में इन्होंने उसे उठाने की कोशिश करी, 22 में ये दोबारा हारे और अब तो ये खुद भी नहीं इस बात को उठाते हैं, क्योंकि इससे इन्हें जीत तो हासिल हो नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के मुद्दे को ये बाहर भुनाते हैं। यहाँ पर तो क्योंकि धरातल पर लोगों को सच्चाई पता है क्या है, तो यहाँ नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ के बलबूते दूसरी जगहों पे पूरब की तरफ ये लोग इस मुद्दे को भुनाने का काम करते हैं। और जो बातें कहते हैं ये परिवार के बारे में, मेरे भाई के बारे में, वो देखिए उसका जवाब भी जनता लगातार देती आई है वोट के माध्यम से। अगर जिस तरीके से ये उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती तो जनता जनार्दन है, उन्हें सब पता है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के यहाँ पर सांसद हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ के सांसद रहेंगे तो ज़्यादा काम करवा सकते हैं। वही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि सरकार का लाभ सरकार के नुमाइंदे दिला सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल का हमारा कार्यकाल है हमारे क्षेत्र में, वो सबूत पेश करता है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो जब वो दिखा चुके हैं कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, तो वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का लाभ यहीं का जनप्रतिनिधि ला के दे सकता है। मोदी जी, योगी जी आके हर जगह काम नहीं कर सकते। तो यहाँ वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने अपने मौके से वो चूक गए। तो इसलिए इस बार हम जनता से यही आशा कर रहे हैं कि वो हमें मौका देंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं इकरा जी। तो इकरा हसन हैं, चुनाव अभी प्रचार कर रही हैं यहाँ पर। सियासी नतीजे तय करेंगे कि आखिर मतदाताओं ने किसको कितना समर्थन दिया है। शामली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त हम एक खास बातचीत के लिए आपके साथ मौजूद हुए हैं। हमारे साथ हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट डॉक्टर माधवी लता इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। डॉक्टर माधवी लता के बारे में खास बात ये बता दूं आपको मैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको देख पा रहा हूँ लाइव। असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको चैलेंज कर रही हैं। बीजेपी की उम्मीदवार हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी की एक बड़ा अस्पताल चलाती हैं, चैरिटेबल काम करती रही हैं। 20-25 सालों से हैदराबाद के लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं के और बच्चियों के बीच में काम कर रही हैं, एजुकेशन को लेकर, हाइजीन को लेकर। स्वागत है आपका डॉक्टर माधवी लता एनडीटीवी से बात करने के लिए। जी, मैं डॉक्टर माधवी लता नहीं हूँ, मैं माधवी लता हूँ। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। एंड आई डू नॉट हैव डॉक्टर, सो आई नीड टू क्लियर दिस एंड आई ऑफ्टन डू दिस। या आपकी इस साफ गोई के लिए धन्यवाद। लेकिन बहुत से वेबसाइट्स, व्हाट्सएप, मीडिया चैनल्स पे आपको डॉक्टर लिखा गया। पहली चीज, I'm linked to an hospital. They're excited probably. जी। पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि हैदराबाद की पॉपुलेशन, जहाँ पर करीब 50 से 60% के आसपास मुस्लिम वोटर है, वो क्यों माधवी लता को अपना नुमाइंदा चुनेगा? क्यों बीजेपी ने आपको टिकट दिया? जी, अभी बीजेपी मुझे क्यों टिकट दी है वो मुद्दा एक अलग है। अभी वहाँ पे मुसलमान मुझे क्यों वोट देना है, वहाँ के औरत मुझे वोट देंगे, खास कर मुसलमान वुमन और औरत मुसलमान की हमको वोट देंगे। क्योंकि
40 साल के असद जी की टेरिटरी जिसको सभी कहते हैं, गढ़ जिसको कहते हैं, वहां पे बताइए तो सही औरत को क्या दर्जा मिला है, औरत के आंसू क्या पहुंचे हैं, औरत के लिए क्या क्या हुआ। और जिस दलदल में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के नाम पर औरत का को एक गलत फायदा उठाया औरत से, यानी कि छोटे बच्चों का शादी हो जाना, और जो ट्रिपल तलाक इंस्टेंट है ही नहीं कुरान में, उसको लोग वहां पर इस्तेमाल में लाना, और ये करने के लिए जो सिस्टम है वहां, उसका अगेंस्ट एक बार भी असद जी आवाज नहीं उठा। और मैं बार बार यही कहते आ रही हूं कि लड़कियों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, उनके तरक्की के बारे में नहीं सोचना। और हालांकि जितने भी वहां पे पसमंदे फैमिलीज हैं, बहुत सारे लड़के वहां पर चाइल्ड लेबर है, उसके बारे में नहीं सोचना। ये सारी चीज उस तरफ इशारा करता है कि वहां पे प्रगति नहीं है, और इनकी प्रगति के बारे में उनको कतई भी समय भी नहीं है उनके पास बात करने के लिए या मुद्दा उठाने के लिए। ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा माधवी जी, मैं पिछले 5 चुनावों का आंकड़ा देख रहा हूँ, मेरे पास है। एमआईएम का वोट हर चुनावों में आगे बढ़ा है। 2004 में 38% वोट मिले थे, 2009 में 42% वोट मिले एमआईएम को, 2014 में 52% वोट मिले, और 2019 में 59% वोट मिले। बीजेपी का आंकड़ा 14 में 32% था और 19 में घटकर 26% रह गया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि जब लगातार आप कह रही हैं कि 40 सालों से ओवैसी ने वहां काम नहीं किया, जनता उनको चुन रही है, आपका वोट परसेंटेज 5 साल में घटा है, बीजेपी का मतलब जो आपके पुराने कैंडिडेट थे, फिर क्यों जनता में वो पॉपुलर नहीं है? आपको ये ऐसा क्यों लगता है? जी आप मुझे बताइए, मुसलमानों में पूरा मिलकर, खास कर औरतों में पढ़ाई का परसेंटेज क्या है और कितना बड़ा है मोदी जी के पहले, मोदी जी आने के बाद? और खास कर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर आप देख रहे हैं, हिंदू महिला से कंपेयर करेंगे तो आप मुस्लिम लड़कियों का, मुस्लिम महिलाओं का पढ़ाई कौन से स्तर पर है? अभी 40 साल से तो उनकी राज तो चल रही है। बताइए, आज भी अगर वो इलेक्शन जीतने के लिए ये वाक्य कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फ्री करवाएंगे, आपका पानी का बिल्स फ्री करवाएंगे, क्या मतलब है? वो कॉन्स्टिट्यूंसी अमीर है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रगति की तरफ जा रही है? आप स्वयं बताइए, मैं तो नहीं हूं इसमें। आप जीडीपी कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? तो फिर जो लोग वहां पर कम से कम इलेक्ट्रिकल बिल भी पे करने की हैसियत में नहीं है, वो कब तरक्की करेंगे? जिसका तो इलेक्ट्रिक फिर कितना उनका रहता है वोट उनका अगर, परसेंटेज क्यों बढ़ता जा रहा है माधवी जी? 6-7% की हाइक बहुत होती है 5 सालों में। हाँ भैया, तो जब तक आप यानी आपने जब तक बोगस वोटिंग रोकते नहीं है, जब तक वहां का प्रशासन में, यानी कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में पुलिस जब तक तैनात सही नहीं करते हैं, जब तक माइनॉरिटी बूथ्स में रिगिंग बंद नहीं होता है, जब तक इलेक्शन साफ नहीं हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछती हूँ, ये सिंपल सोच की बात है, सीआरपीएफ क्यों उतारना चाहिए? मैं आम जनता के जैसा सवाल करती हूँ, छोड़ दीजिए मेरी उम्मीदवार, बाजू रखिए, एक आम जनता से जैसे मैं केंद्रीय सवाल चुनाव करती हूँ। आयोग चुनाव कराता है हिंदुस्तान की 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें से एक हैदराबाद है। 542 पर भी सीईसी कराता है। सीआरपीएफ का सब रिक्वायरमेंट जगह हर सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं, क्यों? क्या हैदराबाद में नहीं लगती हैं? वही पूछ रही हूँ मैं, हैदराबाद में क्यों सीआरपीएफ की जरूरत पड़ता है, और क्यों ये सीआरपीएफ का रिक्वायरमेंट सिर्फ माइनॉरिटी बूथ्स के पास पड़ता है? इसका मतलब है कुछ तो गफला हो रहा है ना माइनॉरिटी बूथ्स के पास। क्यों हो रहा है?
क्यों हो रहा और है ये भैया? घपला अगर हो रहा होता तो हर जगह हो रहा होता ना माधवी जी। मतलब बीजेपी को 300 सीटें आ रही हैं और आप कह रही हैं कि मतलब आप चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही हैं, इसलिए मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं आपकी बात सुन के। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये लेके जाकर ईसी को कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं जा रहे समझ। इलेक्शन कमीशन एक स्टेट लेवल पर किसके ऊपर आधार होना चाहिए बताइए आप? सिस्टम विल डिपेंड ऑन हुम? स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके ऊपर आधार रहेगा? वहां का लोकसभा स्टेट के सिस्टम चुनाव के ऊपर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, जहां तक मेरी समझ है। हाँ, तो आपको एक आगे और एक समझना पड़ेगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हैज इट्स सिस्टम एंड ऑफिस एट स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल में जो इलेक्शन कमीशन है उसको हेल्प लेना पड़ता है स्टेट लेवल ऑफ सिस्टम के ऊपर, यानी कि जीएचएमसी के ऊपर, स्टेट पुलिस के मदद लेना पड़ता है। वो हर एक स्टेट में तो सेंट्रल सेंट्रल इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। कमिश्नर सीईसी चाहे तो कहीं का भी होम सेक्रेटरी, कहीं के भी चीफ सेक्रेटरी, कहीं के भी डीजीपी में तुरंत बदलाव कर सकते हैं, और हुए भी हैं। पिछले 15 दिनों में जब से आचार संहिता लगी है, कई राज्यों के बड़े बड़े अधिकारियों को बदला है पुलिस ने। बंगाल में, यूपी में एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो वो हैदराबाद में भी कर सकते हैं। आप शिकायत करिए, हैदराबाद की बात सुनी जाएगी। हैदराबाद के बारे में कह रही हूँ। हैदराबाद का जो चीफ रहता है उनको बदल सकते हैं आप, जो मेन पुलिस के हेड है या जो भी है कर सकते हैं। दिक्कत वहां पे भी नहीं है। दिक्कत ये समझना चाहिए आपको, पुलिस से जब पेनिट्रेट होकर नीचे तक आ जाती है, एंटायर 2000 बूथ्स को मैनेज करने के लिए वहां के लोअर लेवल से सेकंड और थर्ड लेवल वाले पुलिस में मैनेज करते हैं। तो इनके पास क्या पेट्रोलिंग पूरे 1127 माइनॉरिटी बूथ्स में कोई पेट्रोलिंग करता है? 3-3, 4-4 शाम के बजे में बंद कर अंदर रिगिंग करते हैं। अब ये बाहर अच्छा, कौन मेरा जो निकाले? पहला सवाल था उसका जवाब अधूरा रह गया, वापस वही लौटता हूं। जी भाई, बीजेपी ने आपको क्यों चुना? आपने बीजेपी कब ज्वाइन की ऑफिशियली? जी, मैं बीजेपी मुझे इसलिए चुना है कि मैं 20 साल से सोशल सर्विस करते आई हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और खास करके 8 सालों से मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के साथ काम करते आई हूँ। मैं कभी मजहब का नाम लेकर किसी के बीच में मैं हेट्रेड स्पीचेस नहीं देती। मैं हिंदुओं के भी घर जाती हूँ, मुसलमानों के घर भी जाती हूँ, हिंदू औरतों के साथ भी काम करती हूँ, मैं मुसलमान औरतों के भी साथ करती हूँ। और जब मैंने 1008 नॉर्मल फ्री डिलीवरीज मैंने डिक्लेयर किया है, उसमें पसमानदा मुसलमान औरतों को भी मैंने किया है और हिंदू औरतों बड़ी के लिए भी। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आप माधवी जी, लेकिन एक छोटा सा मैं बातें नहीं कॉन्ट्रडिक्शन मुझे करती हूँ दिखाई भैया, दे मैं रहा है। काम भी करती हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, आप काम 1008 भी में करती होंगी। फिलहाल तो हम बातों पर बात कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। आपके साथी हैं, आपके हैदराबाद शहर के ही बीजेपी के नेता टी राजा सिंह, उन्होंने कहा कि हमको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। आप पसमानदा मुसलमान के वोटों की बात कर रही हैं, महिलाओं मुसलमानों की बात कर रही हैं, पर राजा सिंह ऐसा नहीं कहते हैं। क्या उनको कुछ सलाह देना चाहेंगी आप? देखिए, एक ही बात कहती हूँ, राजा सिंह भाई गोशामहल से है, ये आप जानते हैं ना? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। राजा सिंह जी जो भाजपा के एमएलए हैं, वो गोशामहल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी से है, जहां पर 80-20 हिंदूज 80% है, 20 मुसलमान। तो उनकी क्या जरूरत है मुसलमानों की वोट्स? वो अब कोई स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से तो सही हुआ ना। अब वैसे ये मतलब आप ये कह रही बहादुरपुरा, हैं कि राजा सिंह ने जो मैं आ कहा रही वो हूँ, ठीक मैं आ है? रही हूँ, मुझे कंप्लीट दीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, ओके। बहादुरपुरा असेंबली जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां पर 80% मुस्लिम्स है, 20% हिंदूज है। तो वहां पर हिंदू की वोट से जरूरत क्या पड़ती है एक मुसलमान को जीतने के लिए? लेकिन अगर आप सिर्फ वोट के बारे में बात करना चाहते हैं, सिर्फ वोट के बारे में, कोई किसी का मदद के बारे में नहीं, कोई जिंदगी में ऊपर आने के बात नहीं, एक स्त्री होने का बात नहीं,
एक पसमंदा का मुद्दा नहीं, प्रगति का मुद्दा नहीं, कुछ ना बात करते हुए अगर आप सिर्फ वोट के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। गोशा महल में 80% हिंदूज, 20% मुस्लिम्स। बहादुरपुरा में 80% मुस्लिम्स, 20% हिंदूज। अब बताइए वहां पे मुद्दा क्या होना चाहिए एक एमएलए को जीतने के लिए कि भाई यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, मुसलमान का वोट चाहिए, या हिंदू के वोट ज्यादा है, हिंदू वोट तो आप की ये जरूरत कह रही हैं कि जहां जरूरत होगी मुसलमानों की वहां मुसलमानों के वोट मांगेंगे और जहां नहीं होगी वहां नहीं मांगेंगे? अगर यही सवाल को मैं ऐसा आपको पलट के बताऊं कि असदुद्दीन जी को हिंदू वोट्स की जरूरत नहीं है, जो इतने गालियां देते हैं वो हिंदू देवता देव, उनको नहीं चाहिए? जो 15 मिनट भाई चुटकी मारता है, ऐसा करता है और कहता है पुलिस को बाजू रखो, सबको साफ करके दिखा देंगे, तो जरूरत नहीं पड़ता उनको हिंदुओं का वोट्स। जब वो रजाकार कहते हैं अपने आप को, जरूरत नहीं पड़ता हिंदुओं का वोट्स। अब हम लोग से सवाल करते हैं जो हर वक्त हिंदू मुसलमान के साथ काम करते हैं, उनको एक करने की कोशिश करते हैं, उनके घरों तक रेशन पहुंचाते हैं, उनके नॉर्मल डिलीवरीज कराते हैं, उनके 1000 से बढ़कर हम लोग मेडिकल कैंप्स करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं, और हमसे ऐसे सवाल होता है बार 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 बार। और जो लोग मुंह पर बात करते हैं, इतना हेट्रेड स्पीचेस देते हैं, मार डालने का साफ करने की बात कहते हैं, तो उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा कि क्या आपको हिंदू वोट्स नहीं चाहिए? मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं माधवी जी, आप और मैं पहली बार बात कर रहे हैं क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपसे रोज रोज बात करता हूं, मैं पहली बार आज आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, भैया जब जी, जब पूरा अकबरुद्दीन दुनिया ने मुझे बोला पहली था बार ही देख तब रही है। उनसे सवाल पूछे गए थे आज से कुछ साल पहले, फिर असदुद्दीन साहब से सवाल पूछे गए, 15 मिनट वाला जो विवादित बयान था जिसके पीछे कोर्ट से उनको लताड़ भी पड़ी है और उन पे काफी ज्यादा हरजाना भी हुआ। राजा सिंह जी ने जब बातें कही तो राजा सिंह से भी सवाल पूछा गया कि आप ऐसे हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? हमारे देश की तो खासियत है, हम सब साथ मिलकर रहते हैं, हमको सबकी जरूरत है। और आपने पसमंदा मुसलमानों की बात की, आपने कहा पसमंदा मुस्लिम औरतें मुझे वोट करेंगी, हमने उसको अप्रिशिएट भी किया कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं। इसीलिए मैंने राजा सिंह जी क्योंकि नाराज हैं, वो आपके साथ कैंपेन नहीं कर रहे हैं, वो लोकसभा टिकट चाह रहे थे बिल्कुल इसी सीट से जहां से आप लड़ रही हैं, इसीलिए सवाल पूछा गया। राजा सिंह जी गलत के है बारे ये, में। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट कभी नहीं चाह रहे थे। यही तो कहने की कोशिश में कई बार कर चुकी हूँ, उनको ये लोकसभा सीट पर चाहत नहीं थी, वो कुछ और ही सीट था जिसका नाम तो क्या मुझे था? इतना पता नहीं। ये यहाँ का क्या सीट थी, था? उनको कोई भी जरूरत नहीं था। अगर उनको, अच्छा मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो हुआ वो इश्यू बताती हूँ। अगर उनको हैदराबाद की सीट पे आशा रहती, बताइए आप, तो उनके पत्नी जो हमको भाभी कहते हैं, तो उनके साथ काम करने की हमको मौका कैसे आता, बताइए? ये स्त्रियों का संगठित करने का जो प्रयास भाजपा में हो रहा है, उसमें वो अपने पत्नी को भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये कहने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नारी शक्ति क्या होती है। जब स्त्री शक्ति बनकर आगे बढ़ती है तब वो कैसे जीत सकती है। आपको उनके लिए तारीफ करना चाहिए राजा भैया को कि वो अपने पत्नी को एक मौका दे रहे हैं। इज ट्राइंग टू बी सच अ मॉडर्न मैन, और बार बार उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अभी भैया हम क्या उनको बात अच्छा करें? डिफेंड करने का प्रयास कर रही हैं माधवी जी। आप खुद महिलाएं, आप खुद महिलाओं के लिए काम करती रही हैं, मुस्लिम महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में, अगर मैं करेक्ट हूं तो, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट करिएगा। आपने अपने तीनों बच्चों की होम एजुकेशन की है, हाँ जी, एम आई राइट? और उसकी वजह से 2 शायद IIT क्रैक भी कर गए हैं। यस। तो ये होम एजुकेशन का फंडा कहां से आया और क्यों आपने किसी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं कराया? देखिए, पहली बार मुझे बच्चे रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई हैव बीन, मैं खुद स्वयं टीचर 25-30 साल रह चुकी हूँ, और जिस स्कूल में मैं गई थी, जब भी पढ़ाई, भगवान के दया से कोई भी बच्चा रोया नहीं मेरे क्लास में। हालांकि जब मुझे स्कूल से निकलना पड़ा कोई और नौकरी ढूंढने के लिए, तब बच्चे धरना भी करे थे, पूरे स्टेयर केस पे बैठ गए, मुझे जाने तक नहीं दिए घर। जब मेरे कुछ स्वयं के बच्चे हुए हैं तो बताइए, माँ के नाते मैं और भी ज्यादा प्यार ही तो करूंगी ना उन्हें। मैं पहली बार जब मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाने की कोशिश करी, प्रयत्न करी,
तो उनको भाया नहीं कोई स्कूल, यानी कि बच्चे रोते थे जाने के लिए। और जो पढ़ाई वहां पे क्लास में एक 3-4 घंटे तक होती थी, उनको 15-20 मिनट में आता था। टीचर्स उनको क्लास में बिठाने की कभी भी दे कुडंट मेक अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, जिसके वजह से क्या हुआ, मैं वेट करी, मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक इंतजार करी, लेकिन मुझे प्राइवेट स्कूल सिस्टम और उसके एजुकेशन पर जिस प्रकार से मैं अपने बच्ची को किंडरगार्टन में लेके गई थी, मुझे कहीं नहीं लगा कि इस प्रकार के सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मेरे बच्चे एक सही प्रकार के हिंदू धर्म सीखेंगे, एक इंसान, अच्छे इंसान बनेंगे, सोशल वर्कर्स बनेंगे, नॉलेज को साथ लेके चलेंगे, एकता में मानेंगे। और इतना बच्चों के बीच में फैला जाता है मजहब के नाम से, जाति के नाम से। मैं अपने बच्चों को दूर रखना चाहती थी इन सबसे, क्योंकि मैं कभी नहीं मानती हूँ मजहब और जाति लोगों को और दूर करती है, थोड़ा सा नजदीक कभी नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि आप खुद टीचर रही 20-25 साल तक और आपको दूसरे टीचर्स या स्कूल्स पे भरोसा नहीं रहा। अभी ऐसा लग रहा है आपका कहना कि जब एक थाली में खाना दिया जाता है, तो अगर मैं एक खाऊं तो आप बोलने लग जाएंगे कि बाकी का खाना कि आपको पसंद नहीं है, कि इसका मतलब है आप उसका इज्जत नहीं कर रहे। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बाकी के टीचर्स के बारे में क्यों बात करूंगी? तो आपका कहना है अगर सारे टीचर्स इतने बढ़िया हैं तो सारे बच्चे जो स्कूल जाते इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनना चाहिए ना, तो क्यों नहीं बन रहे बोलो? क्यों नहीं बन रहे साहब? लेकिन मेरे 3 बच्चे तो 2 तो IIT हो गए ना, तो मैंने तो कंप्लीट किया ना अपना काम। तो स्कूल गए जो बच्चे इतने इतने फीस पे कर कर, तो सारे के सारे बच्चे क्यों नहीं अव्वल हो रहे? सारे के सारे बच्चे करियर्स में टॉपर्स क्यों नहीं हो रहे? क्यों फिर चंद बच्चे निकलते उसके अंदर से? इसका जवाब है आपके पास? एक आखिरी सवाल, जवाब तो बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे, लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से सांसद हैं। इस बार, पिछली बार 3 लाख करीब वोटों का अंतर रहा था उनके बीच में और बीजेपी कैंडिडेट के बीच में। इस बार कितना मार्जिन रहेगा, क्या होने वाला है? आप जो पिछले का मार्जिन बोल चुके वो हारने का मार्जिन है, फिर जीतने का मार्जिन बताइए। हम 1,50,000 वोट से बढ़कर ही जीत के निकलेंगे यहाँ से। आप कह रहे हैं आप 1.5 लाख वोट से जीतेंगे हैदराबाद के चुनाव? हाँ जी, क्यों, कोई शक? नहीं, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं, हमारे आपका हौसला बना रहे कि आप एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। हमको तो, मैं आखिरी में जानना चाहूंगा, अगर आप वहां से सांसद चुन गई तो हैदराबाद का नाम बदलेंगी क्या फिर? भैया अगर बदलना भी तो है तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? जब एक स्त्री शक्ति को वहां आपको मौका मिला तो स्त्री का नाम होना गलत बात है। और उस स्त्री का नाम जिसको एक मुसलमान ने प्यार कर कर शादी किया है, जो हैदराबाद के पहले भी उसका नाम था, तो गौरव सम्मान नहीं मिलना चाहिए उस स्त्री को? क्यों? तो क्या नाम होगा? भी तो उनकी घर की बहू का नाम है भागमती। तो जब हैदराबाद हो सकता है, भाग नगर क्यों नहीं हो सकता है? हम उनकी की बहू की सम्मान रखना चाहते, उनकी बहू, घर की बहू का इतिहास रचना चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपको हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच माधवी लता जी। तो आप सुन रहे थे माधवी लता जी को, हैदराबाद से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। असदुद्दीन ओवैसी के सामने पहली बार किसी महिला ने उनको चुनौती दी है इस चुनावी रेस में। शुक्रिया इस टेलीकास्ट को देखने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन NDTV पर खबरें लगातार जारी हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को पहले समन जारी किया गया और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी पूछताछ की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। विभव कुमार से जांच एजेंसी द्वारा पहले भी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है।
हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर के लोग उत्साहित हैं। दरअसल ये साल का पहला और पिछले 54 सालों में लगने वाला सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। उत्तरी अमेरिका में कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा और 4 मिनट 9 सेकंड तक इन जगहों पर पूरी तरीके से अंधेरा रहेगा। ये समय पिछले सूर्य ग्रहणों की तुलना में काफी लंबा है, इसलिए इस दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने नए प्रयोग करने की भी योजना बनाई है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग इसे देखने के लिए कई तरह की तैयारियां भी करते नजर आ रहे हैं। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण कनाडा, उत्तरी अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक दिखाई पड़ेगा। सूर्य ग्रहण भारत समय के अनुसार रात 9:12 से लेकर रात 2:22 तक होगा, लेकिन 5 घंटे 10 मिनट चलने वाले सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। चलिए, सवाल इंडिया का में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।